हेलो क्लास 9। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेना चाहता हूँ कि जब हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी थी तो पदार्थ की दो अवस्थाओं के बारे में हमने बात किया था। या जो पदार्थों का जब वर्गीकरण किया था तो पदार्थों को दो भागों में हमने वर्गीकृत किया था। एक होते थे शुद्ध पदार्थ, एक होते थे अशुद्ध पदार्थ। ठीक, तो शुद्ध पदार्थ के विषय में हमने बात की कि शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, तत्व और यौगिक। अभी हम फोकस करते हैं अपना जो अशुद्ध पदार्थ है जिनको हम सामान्यतया मिश्रण भी कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ को हम सामान्यतया मिश्रण भी नाम देते हैं। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण हमारे दो प्रकार के थे, समांगी और विषमांगी। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक, तो जो समांगी मिश्रण होते हैं इन्हीं मिश्रणों को कहा जाता है विलयन। यानी जो समांगी मिश्रण होते हैं उन समांगी मिश्रणों को नाम दिया जाता है विलयन। और जो विषमांगी मिश्रण होते हैं, विषमांगी मिश्रणों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं निलंबन, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले, और दूसरे एक विषमांगी मिश्रण और होते हैं जिनको कहा जाता है कोलॉइड। तो जो समांगी मिश्रण होते हैं वो तो बनाते हैं वास्तविक विलयन, और जो विषमांगी मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के पदार्थ की अवस्था बनाते हैं, एक निलंबन और दूसरा बताते हैं कोलॉइड। तो आज का हमारा टॉपिक जो फोकस रहेगा वो इसी पर रहेगा कि जो विषमांगी मिश्रण, जो दूसरे प्रकार के विषमांगी मिश्रण है जिनको कोलॉइड कहा जाता है, तो इसी पर हम फोकस करेंगे। तो जब हम कोलॉइड के बारे में बात करते हैं, कोलॉइड होते क्या है? ठीक, तो कोलॉइड एक ऐसे विषमांगी मिश्रण है, यानी कोलॉइड एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कणों का आकार, अब जिसमें विलेय के कणों का आकार निलंबन से छोटा होता है और वास्तविक विलयन से बड़ा होता है। जैसे एक हमारे पास विलयन है, एक हमारे पास निलंबन है। तो हमने बात की थी कि निलंबन में जो पदार्थ के कणों का आकार है वो 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, और विलयन में जो विलेय के कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। यानी विलयन में विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा, निलंबन में विलेय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा। इन दोनों के बीच में एक अवस्था और आती है जिस अवस्था को हमने नाम दिया है कोलॉइड। अब ये कौन सी अवस्था है? यानी जो कोलॉइड है वो एक ऐसे मिश्रण होते हैं जिसमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। यानी निलंबन और जो विलयन है उसके बीच में ये अवस्था होती है कोलॉइड। तो कोलॉइड क्या है? कोलॉइड एक प्रकार के विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा, लेकिन निलंबन के कणों से क्या होता है? छोटा होता है। तो कोलॉइड की डेफिनेशन हमारी बनी कि कोलॉइड एक प्रकार का विलयन है जिसमें विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा व निलंबन के कणों से छोटा होता है। अब कोलॉइड होते क्या है? आपने अपने आसपास बहुत प्रकार के कोलॉइड देखे हैं। ठीक, हम कुछ उदाहरण लेते हैं कोलॉइड का। जैसे दूध है, दूध एक प्रकार का कोलॉइड है। स्याही जो है जिससे आप लिखते हैं, स्याही एक प्रकार का कोलॉइड है। हमारा रक्त, रक्त भी एक प्रकार का कोलॉइड है। इसके अतिरिक्त जो साबुन का विलयन है, साबुन विलयन, वो भी एक प्रकार का कोलॉइड है। ठीक, इसके अतिरिक्त स्टार्च विलयन, ये भी एक प्रकार का कोलॉइड है। विभिन्न प्रकार की जो जेलियां होती हैं वो भी एक प्रकार का कोलॉइड है। ऐसे बहुत सारे कोलॉइड होते हैं, यानी हमारे आसपास बहुत अनेक प्रकार के कोलॉइड होते हैं। अब कोलॉइड जो है, हमने जैसे परिभाषा के प्रारंभ में कहा कि कोलॉइड कैसे होते हैं? विषमांगी होते हैं। विषमांगी का मतलब क्या होता है? पीछे क्लियर कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में कि विषमांगी होते हैं
जिसमें आप दोनों घटकों को अलग अलग देख सकते हैं। जैसे पानी में मिट्टी मिला दी तो आप मिट्टी को अलग देख सकते हो, पानी को अलग देख सकते हो, तो दोनों में पृथक्करण किया जा सकता है। पानी में थोड़ा सा ऑयल मिला दो, तेल मिला दो, तो तेल पानी के ऊपर तैरता रहेगा, आप तेल को अलग देख सकते हो, पानी को अलग देख सकते हो, तो ये कैसा मिश्रण है? विषमांगी। तो कोलॉइड जो है वो विषमांगी होते हैं। विषमांगी यानी दोनों घटकों को आप अलग अलग देख सकते हो। पर क्या दूध में आप विभिन्न घटकों को अलग अलग देख पाते हैं? नहीं। दूध आपको पूरा सफेद दिखाई देता है, दूध में आप विभिन्न घटकों का अंतर नहीं कर सकते। तो जो कोलॉइड होते हैं उनकी जो वास्तविक प्रकृति है वो विषमांगी होती है, लेकिन दिखने में कोलॉइड हमको समांगी प्रतीत होते हैं। समांगी यानी अगर आप अपनी नग्न आंखों से देखना चाहोगे, नेट आई से अगर आप उसको देखते हो तो आपको विभिन्न घटकों को आप अलग अलग नहीं देख सकते हो, यानी वो समांगी दिख रहा है, लेकिन वास्तव में होता कैसा है? विषमांगी। जब आप एक उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से कोलॉइड को देखते हैं, जिसकी पावर बहुत ज्यादा हो, उस सूक्ष्मदर्शी से यदि आप कोलॉइड को देखते हैं तो आप कोलॉइड के कणों को अलग अलग देख सकते हैं। तो कोलॉइड वास्तव में होते तो विषमांगी हैं, लेकिन दिखाई कैसे देते हैं? हमें समांगी दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोलॉइड क्या होते हैं, कोलॉइड के उदाहरण क्या है, कोलॉइड की प्रकृति क्या होती है। तो कोलॉइड की प्रकृति क्या है? विषमांगी प्रकृति। लेकिन दिखाई हमको कैसे देते हैं? कोलॉइड समांगी दिखाई देते हैं, होते विषमांगी। ठीक, अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते इसमें बात करते हैं कि कोलॉइड के गुण। अब हम बात करेंगे कोलॉइड के गुण। जैसे हमने विलयन के गुण पढ़े, निलंबन के गुण पढ़े, अब हम बात करेंगे जो कोलॉइड है उस कोलॉइड के गुणों के बारे में बात करेंगे कि कोलॉइड होते क्या है। ठीक, तो पहला गुण तो हमने अभी बात भी कर दी इसके बारे में कि कोलॉइड कैसे होते हैं? विषमांगी होते हैं। कोलॉइड विषमांगी प्रकृति के होते हैं। कोलॉइड विषमांगी होते हैं, परंतु समांगी दिखाई देते हैं, परंतु समांगी दिखाई देते हैं। होते विषमांगी हैं लेकिन दिखाई समांगी देते हैं। अर्थात जब उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से आप कोलॉइड को देखोगे तो कोलॉइड के कण आपको अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक, अब हम दूसरे गुण की ओर बढ़ते हैं कि कोलॉइड के कणों का आकार। अब हम आकार की बात कर रहे हैं कि कोलॉइड के कणों का आकार, कोलॉइड के कणों का आकार क्या होता है? विलयन के कणों से बड़ा। विलयन के जो कण है, विलयन के कणों से बड़ा व निलंबन के कणों से छोटा होता है। निलंबन के कणों से छोटा होता है। निलंबन के कण 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, जबकि वास्तविक विलयन के कण क्या होते हैं? 1 नैनोमीटर से छोटे। तो कोलॉइड के कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा और निलंबन के कणों से छोटा होता है। तो ये बात करी हमने आकार के बारे में। तो इसीलिए कहा जाता है कोलॉइड एक बीच की अवस्था है जिसमें कणों का आकार निलंबन से छोटा होता है, लेकिन विलयन के कणों से क्या होता है? बड़ा होता है। अब हम अपने तीसरे गुण की ओर जाते हैं कि जो कोलॉइड है, कोलॉइड के कणों को, कोलॉइड के कणों को सामान्य सूक्ष्मदर्शी से, कोलॉइड के कणों को सामान्य सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। सामान्य सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। तो कोलॉइड के कणों को सामान्य सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए एक बहुत ज्यादा क्षमता वाले या उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। अपना चौथा गुण, कोलॉइड का जो चौथा गुण है, चौथा गुण क्या है कि जो कोलॉइड है, कोलॉइड के कणों को, कोलॉइड के कण फिल्टर पेपर से आर पार चले जाते हैं। तो अपने चौथे गुण की ओर जाते हैं कि कोलॉइड के कण, जो कोलॉइड है, कोलॉइड के कण फिल्टर पेपर के आर पार चले जाते हैं। फिल्टर पेपर के
आर पार चले जाते हैं, आर पार चले जाते हैं, इसलिए इन्हें छाना नहीं जा सकता। आर पार चले जाते हैं इसलिए इन्हें छाना नहीं जा सकता, इनको फिल्टर नहीं किया जा सकता। आप इनको छान नहीं सकते, तो छाना नहीं जा सकता है। यानी जैसे हम चाय छानते हैं ना, तो जो छन्नी है, छन्नी के जो छेद हैं उनका आकार छोटा होता है, चाय पत्ती का आकार बड़ा होता है, इसलिए चाय पत्ती नीचे नहीं जा पाती है। लेकिन कोलॉइड के कण छोटे होते हैं, वो फिल्टर पेपर से आर पार चले जाते हैं, तो कोलॉइड को हम फिल्टर पेपर की सहायता से छान नहीं सकते हैं, क्योंकि कोलॉइड के कण फिल्टर पेपर के आर पार चले जाते हैं। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 5 कि कोलॉइड पर्याप्त स्थायी होते हैं, कोलॉइड स्थायी होते हैं। अब इस पॉइंट को समझिए, जैसे हमने विलयन के बारे में कहा था कि विलयन भी स्थायी होते हैं, लेकिन निलंबन के केस में हमने कहा कि निलंबन जो होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। तो कोलॉइड एक स्थायी है। स्थायी का मतलब क्या है, देखिए मैं स्थायी और अस्थायी का अंतर समझा रहा हूं कि हमने एक निलंबन बनाया, हमने पानी लिया, पानी में हमने मिट्टी घोल दी, ठीक है ना। हमारे पास एक पात्र में पानी था, उसमें हमने मिट्टी मिला दी, और दूसरा पात्र में हमने रखा है दूध, ठीक, दूध मिला दिया, दूध रखा है। अब दोनों को कुछ समय के लिए बिना हिलाए रख दिया, तो आप क्या देखेंगे, मिट्टी के कण सारे कहां बैठ जाते हैं, नीचे। जैसे आपके सिंटेक्स में देखना, वहां पूरी मिट्टी नीचे बैठी होगी, लेकिन दूध के कण कभी भी नीचे नहीं बैठते, क्योंकि दूध क्या है, कोलॉइड है। ये क्या है, निलंबन। यानी निलंबन को जब हम बिना हिलाए रखते हैं तो निलंबन के कण कहां बैठ जाते हैं, नीचे। लेकिन अगर आप कोलॉइड को बिना हिलाए रख देते हैं लंबे समय के लिए, तो भी कोलॉइड के कण अवशेषित या नीचे नहीं बैठते हैं। जैसे दूध को आप 4 घंटे 6 घंटे भी रख दो, दिन भर भी रख दो, तो आप ये नहीं पाएंगे कि दूध के कण सब नीचे बैठ गए, पानी ऊपर आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो जो कोलॉइड होते हैं पर्याप्त स्थायी होते हैं, यानी लंबे समय तक जब कोलॉइड को रखा जाता है तो वो अलग अलग नहीं होते हैं। और हम अपने अंतिम गुण की ओर जाते हैं कि कोलॉइड के कण उसमें से गुजरने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। कोलॉइड के कण उसमें से गुजरने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। तो जो कोलॉइड है, उस कोलॉइड के कण उसमें से गुजरने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। उसमें से गुजरने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। प्रकीर्णन यानी प्रकाश को फैला देते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है, प्रकीर्णन कर देते हैं। तो विलयन के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, निलंबन के कण भी प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जबकि कोलॉइड के कण भी प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कोलॉइड का वर्गीकरण। ये कोलॉइड के गुण थे। तो अभी तक हमने बात क्या की कि कोलॉइड किसे कहते हैं, कोलॉइड के गुण क्या क्या होते हैं। अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है कोलॉइड का वर्गीकरण। कोलॉइड का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक समझा रहा हूं कि जब हम किसी विलयन का निर्माण करते हैं, जब कोई विलयन बनता है तो 2 घटक होते हैं। कौन कौन से के पीछे पढ़ा है हमने। एक होता है विलेय, विलेय यानी जिसको घोल रहे हैं। दूसरा होता है विलायक, जिसमें घोल रहे हैं। जिसको घोल रहे हैं वो विलेय, जिसमें घोल रहे हैं वो विलायक। विलेय और विलायक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, विलयन के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कोलॉइड की, जब हम कोलॉइड की बात करते हैं तो कोलॉइड के संदर्भ में विलेय को कहा जाता है परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त माने होता है फैलना, चारों ओर फैलना। जैसे इस कमरे में वायु है, वायु में धूल के कण फैले हुए। हम ये नहीं कहते कि हवा में धूल के कण घुल गए, नहीं कहते। इस कमरे में हवा है और हवा में छोटे छोटे धूल के कण चारों ओर फैले हुए हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि हवा में धूल के कण घुल गए, जबकि पानी में चीनी घुल जाती है, वो विलयन बनता है। तो इस कमरे में जो धूल है वो एक प्रकार का कोलॉइड है, क्योंकि धूल के छोटे छोटे कण हवा में फैले हुए हैं
होते हैं। तो परिक्षिप्त माने होता है फैलना। तो परिक्षिप्त अवस्था यानी जो घटक चारों ओर फैला हुआ है और जिसमें फैलेगा वो कहलाएगा परिक्षेपण माध्यम। वो कहलाएगा परिक्षेपण माध्यम। अब समझना, जैसे मैं इस कमरे का उदाहरण आपको देता हूं। हमने कहा धूल है, इस कमरे में धूल फैली हुई है। कमरे में क्या हुआ, वायु में क्या फैली है, धूल। तो धूल क्या हो गई, परिक्षिप्त अवस्था, क्योंकि धूल फैली है। और किस में फैली है, वायु में। तो वायु क्या हो गया आपका, परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त अवस्था यानी जो चारों ओर फैली हुई है और जिसमें फैली हुई है वो कहलाता है परिक्षेपण माध्यम। तो जब हम कोलॉइड पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बारे में बात करेंगे। इसलिए मैंने आपको परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है वो भी आपको बता दिया। अब कोलॉइड का वर्गीकरण करते हैं। पहले प्रकार का कोलॉइड आता है सॉल, जिसको हम नाम देते हैं सॉल। अब सॉल एक ऐसा कोलॉइड है जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण द्रव माध्यम में फैले हुए हैं। यानी हम सीधे लिखते हैं यहाँ पर कि ठोस के कण द्रव में फैले होते हैं। ठोस के कण द्रव में फैले होते हैं। तो ऐसे कोलॉइड जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण द्रव में फैले होते हैं वो कहलाता है सॉल। अब क्योंकि फैले कौन से कण हैं, ठोस के कण, तो ठोस क्या हो गया इसमें, परिक्षिप्त अवस्था। ठोस कहलाया आपका परिक्षिप्त अवस्था। अब ये ठोस के कण जिसमें फैले हैं वो परिक्षेपण माध्यम होगा। किसमें फैले हैं, द्रव में। तो द्रव क्या हो गया इसमें, परिक्षेपण माध्यम। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे कोलॉइड जिनमें परिक्षिप्त अवस्था ठोस हो, परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, ऐसे कोलॉइड को हम नाम देते हैं क्या, सॉल नाम देते हैं। जैसे आपकी स्याही है, स्टार्च का विलयन है, साबुन विलयन है, ये सब इसी प्रकार के होते हैं। तो उदाहरण के लिए दिखा रहा हूं कि स्याही, स्टार्च विलयन, साबुन का विलयन आदि। तो ये पहले प्रकार का कोलॉइड है जो कहलाते हैं सॉल। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि सॉल क्या हुआ, जिसमें ठोस के कण किसमें फैले होते हैं, द्रव में फैले होते हैं। दूसरा आता है आपका ठोस सॉल। दूसरे कोलॉइड आते हैं आपके ठोस सॉल। ये भी एक प्रकार के सॉल ही है लेकिन ठोस सॉल है। अब ठोस सॉल क्या होते हैं, जिसमें ठोस के कण दूसरे ठोस में फैले हैं। यानी हम सीधे कहते हैं ठोस के कण ठोस में फैले हैं। यानी एक ठोस के कण दूसरे ठोस में फैले होते हैं। तो ऐसे कोलॉइड जिनमें ठोस के कण किसी दूसरे ठोस में फैले होते हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी, ठोस। यानी हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, ठोस। और परिक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस। क्योंकि ठोस के ही कण ठोस में फैले हैं तो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है आपकी, ठोस। और परिक्षेपण माध्यम भी क्या है आपका, ठोस। तो ये दूसरे प्रकार के कोलॉइड है जिनको हम ठोस सॉल कहते हैं, जिसका उदाहरण अगर है तो रंगीन पत्थर। रंगीन पत्थर जो हाथों में पहने जाते हैं, मुट्ठी वगैरह में, तो वो जितने भी रंगीन पत्थर होते हैं तो सबके सब कैसे होते हैं, ठोस सॉल होते हैं। और ठोस सॉल किसे कहते हैं, जिसमें एक ठोस के कण दूसरे ठोस में चारों ओर फैले हुए होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे कोलॉइड की ओर को, जिसको कहते हैं एरोसॉल। तीसरे प्रकार के कोलॉइड में जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं एरोसॉल। एरोसॉल क्या है कि ऐसे कोलॉइड जिसमें द्रव या ठोस के कण गैस में फैले होते हैं। ठीक है ना, तीसरे प्रकार का कोलॉइड आ गया एरोसॉल। अब एरो माने एयर होता है, ठीक, एयर यानी वायु, वायु यानी गैस। तो एरोसॉल क्या होते हैं, जिसमें ऐसे कोलॉइड जिसमें द्रव या ठोस के कण गैस में फैले होते हैं। गैस में फैले होते हैं यानी ठोस या द्रव के कण फैले होंगे, किसमें फैले होंगे, गैस में फैले होते हैं, उन्हें एरोसॉल कहा जाता है। यानी किसके कण फैले हैं, द्रव या ठोस। तो परिक्षिप्त प्रावस्था, आपकी परिक्षिप्त अवस्था क्या हो गई,
परिक्षिप्त अवस्था या तो ठोस होगी या द्रव होगी, लेकिन ये ठोस और द्रव के कण फैले किसमें है? गैस में। तो परिक्षेपण माध्यम क्या होगा आपका? परिक्षेपण माध्यम होगा गैस। तो ऐसे कोलॉइड जिसमें ठोस या द्रव के छोटे छोटे कण गैस में फैले होते हैं उनको एरोसोल कहते हैं। जैसे धुआं है, बादल है, या जो भी स्प्रे होते हैं, उदाहरण हमने तो धुआं एक प्रकार का कोलॉइड है। कैसा कोलॉइड? एरोसोल, जिसमें छोटे छोटे ठोस के कण हवा में फैले होते हैं। ऐसी बादल है, बादल एक प्रकार का एरोसोल है जिसमें वायु में पानी की छोटी छोटी बूंदें फैली होती हैं। ऐसे ही जो कीटनाशक स्प्रे हैं, घर में कॉकरोच वगैरह मारने के लिए जो हीट वगैरह आता है, तो जितने भी कीटनाशक स्प्रे हैं वो सारे के सारे एरोसोल कहलाते हैं। तो हमारे तीसरे प्रकार का कोलॉइड आया एरोसोल। चौथे प्रकार का कोलॉइड आता है इमल्सन। अब हम चौथे कोलॉइड की ओर बढ़ते हैं। तो चौथे प्रकार का जो कोलॉइड है उसको हम कहते हैं इमल्सन। इमल्सन, और हिंदी में इसको कहा जाता है पायस। हिंदी में इसको कहा जाता है पायस। अब इमल्सन क्या है? जिसमें दोनों घटक द्रव होते हैं, यानी द्रव के कण, द्रव के छोटे छोटे कण दूसरे द्रव में फैले होते हैं, दूसरे द्रव में फैले होते हैं। यानी एक द्रव के कण दूसरे द्रव में फैले होते हैं। यानी इसमें जो परिक्षिप्त अवस्था है, परिक्षिप्त अवस्था वो भी क्या है? द्रव। परिक्षिप्त अवस्था भी द्रव है, और जो परिक्षेपण माध्यम है वो भी क्या है? आपका द्रव है। तो दोनों, यानी परिक्षिप्त अवस्था भी द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है। जैसे दूध, मक्खन, कोल्ड ड्रिंक, सब इसके उदाहरण है। इसके उदाहरण अगर हम लेते हैं, दूध, मक्खन, कोल्ड ड्रिंक, ये सब इमल्सन के उदाहरण है। कोल्ड ड्रिंक, अब घर में हम पेंट वगैरह लगाते हैं ना, तो पेंट के डब्बे में देखना उसमें भी इमल्सन लिखा होगा, वो यही पायस होता है जिसमें एक द्रव के छोटे छोटे कण दूसरे द्रव में फैले होते हैं। अगले प्रकार का कोलॉइड आता है जिसको हम कहते हैं फोम। आपका पांचवा कोलॉइड आता है फोम या झाग। फोम या झाग, तो ये एक पांचवें प्रकार का कोलॉइड है जिसमें गैस के छोटे छोटे कण, तो फोम किसे कहते हैं? जिसमें गैस के कण ठोस में फैले होते हैं। गैस के कण, ऐसे कोलॉइड जिसमें गैस के कण ठोस में फैले होते हैं। गैस के छोटे छोटे कण ठोस में फैले होते हैं, वो कहलाता है आपका फोम या झाग। तो झाग एक प्रकार का कोलॉइड है जिसमें गैस के कण ठोस में फैले होते हैं, या हम द्रव में भी फैले होते हैं कह सकते हैं। अगर जब गैस के कण ठोस में फैले होंगे तो इसको हम एक अलग नाम दे देते हैं, ठोस फोम कह देते हैं इसको। ठीक, और पांचवा भी यहीं पर लिख देता हूं जिसको खाली फोम कहते हैं। फोम भी वही होता है जिसमें गैस के कण द्रव में फैले होते हैं। पूरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, आप समझ जाना कि गैस के कण द्रव में फैले होते हैं। तो दो प्रकार के हैं, एक है फोम, दूसरा है ठोस फोम। तो फोम क्या होता है? जिसमें गैस के कण द्रव में फैले होते हैं उसको फोम कहते हैं, और जब गैस के कण ठोस में फैले होंगे तो उसको हम कहते हैं ठोस फोम। ठीक हो गया। अब इसका उदाहरण लेते हैं हम। जैसे जो फोम है इसका उदाहरण होता है शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम, जो हमारी शेविंग क्रीम होती है दाढ़ी बनाने के लिए, उसका जो झाग होता है वो इसी के अंदर आता है, फोम के अंदर। ऐसे ही साबुन का जो झाग है, साबुन का झाग जो है वो भी फोम के अंदर आता है। यानी फोम में परिक्षिप्त अवस्था गैस है, परिक्षेपण माध्यम क्या है? द्रव। ठोस फोम में परिक्षिप्त अवस्था गैस है, लेकिन परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया? ठोस। तो ठोस फोम का अगर उदाहरण हम लें तो ठोस फोम का उदाहरण होता है जैसे रबर है, स्पंज है, ब्रेड है, जो डबल रोटी हम लेते हैं ब्रेड, ये सब ठोस फोम के उदाहरण है। आप देखना ब्रेड पे जब दबाते हैं तो दब जाता है क्योंकि उसके अंदर हवा फंसी हुई होती है। तो गैस यानी हवा के कण ब्रेड नामक ठोस में फैले होते हैं। ऐसे ही स्पंज को दबाओगे दब जाएगा क्योंकि स्पंज के अंदर हवा भरी होती है। तो स्पंज कैसा होता है? ठोस। ठोस के अंदर क्या भरी है? हवा। तो ठोस फोम किसको कहते हैं? जिसमें गैस के कण ठोस में फैले हुए होते हैं।
तो ये हमारे 6 प्रकार के कोलॉइड हो गए। 7वें प्रकार के कोलॉइड के बारे में आते हैं जिसको हम कहते हैं जेल। ये आपने बहुत देखा है, विभिन्न प्रकार की जेलियां मार्केट में उपलब्ध होती हैं। तो अगला और अंतिम प्रकार का कोलॉइड है जिसे हम नाम देते हैं जेल। 7वां कोलॉइड है आपका जेल, GEL। तो जेल आपको पता है, जेल अर्ध ठोस होते हैं, सेमी सॉलिड, ना तो ठोस होते हैं ना ही द्रव होते हैं, अर्ध ठोस होते हैं। तो हम जेल कहते हैं जिसमें द्रव के कण ठोस में फैले होते हैं। ऐसे कोलॉइड जिसमें द्रव के कण ठोस में फैले होते हैं। मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। ऐसे कोलॉइड जिनमें द्रव के कण ठोस में फैले होते हैं, ठोस में फैले होते हैं। तो ऐसे कोलॉइड जिसमें द्रव के कण ठोस में फैले होते हैं उन्हें कहा जाता है जेल। यानी जेल में जो परिक्षिप्त प्रावस्था है या परिक्षिप्त अवस्था है वो क्या होगी? किसके कण फैले हैं? द्रव के। तो परिक्षिप्त अवस्था क्या होगी? द्रव। किस में फैले हैं? ठोस में। तो परिक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगा आपका? ठोस। तो हम जेल की परिभाषा देते हैं ऐसे कोलॉइड जिसमें परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है? द्रव होती है, और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है आपका? ठोस होता है। जैसे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, दही है, मक्खन है, जूता पॉलिश है, आपका विभिन्न प्रकार की जेलियां हैं। तो कुछ उदाहरण लिखते हैं। दही एक प्रकार का जेल है, मक्खन आपका है, तो मक्खन भी एक प्रकार का जेल नामक कोलॉइड है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की जेलियां जो है वो भी आपका इसी के अंदर आती हैं। जूता पॉलिश जो है, जूता बूट पॉलिश जो होता है वो भी इसी के अंदर आता है, जो अर्धठोस होते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या था? कोलॉइड, उसके गुण और कोलॉइड का वर्गीकरण। तो हमने ये टॉपिक आज पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप बने रहिए और हम नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।